आपका फिर से साइंस के क्लास में वेलकम है। आज हम एक नए यूनिट के साथ में डील करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मीनिंग समझा के दूंगा। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी यानी क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। अब उसके साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन के बारे में। एक्चुअली इवोल्यूशन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी के बाद में एक्चुअली क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ का जैसे फॉर्मेशन हुआ, अर्थ में डेवलपमेंट की प्रोसेस चलते गई और उसके बाद में फर्स्ट न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, इस सिंगल सेल से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सिंगल सेल से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आई। कहा? अर्थ के ऊपर। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स इस अर्थ के ऊपर प्लांट डेवलप हुए, रैट डेवलप हुए, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, फंजाई डेवलप हुए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ के ऊपर डेवलप हुए। किससे डेवलप हुए? सिंगल सेल से डेवलप हुए। इसीलिए इस प्रोसेस को या फिर इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन की प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझ चुका है इवोल्यूशन क्या होता है। सिंगल सेल से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इस अर्थ के ऊपर आई, उसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, यह भी नहीं समझाऊंगा तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। मंकी से, जैसे हमें पता है मंकी से ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ है ना, मंकी से ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ, उसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा आज का जो टॉपिक है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। ओके, तो यह टॉपिक समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट याद में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि बेसिक कंसेप्ट हमें अच्छे से याद नहीं है या क्लियर नहीं है तो हम यह टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते, है ना। एक बार यह बेसिक कंसेप्ट की ओर बहुत अच्छे से गौर से ध्यान देना। उसके बाद में आपको यह जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है एंड ट्रांसलोकेशन है, यह टॉपिक आपको यूं ही अच्छे से आप समझ पाओगे, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को एंड ट्रांसलोकेशन को बहुत अच्छे वे में पढ़ना है। ओके, तो चलो अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ बेसिक हम पढ़ने वाले हैं। हम 9th क्लास में पढ़े हुए थे कुछ नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, बस मैं रिवाइज करवा के दे रहा। हम 9th क्लास में नाइट्रोजन बेसेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं या 5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों 5 बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट होता है एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल्स। यह 5 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, AGTCU। बट यू जो होता है mRNA में प्रेजेंस होता है। ठीक है, यू जो होता है mRNA में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं RNA में यू होता है, यू नाइट्रोजन बेस होता है। बट जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में मेनली 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, AGTC। यदि इसे आपको याद में रखना है, इस सीक्वेंस को आपको अच्छे से याद में रखना है, तो एक ट्रिक्स के साथ में आप याद में रख सकते हो। आप अजी बोलते हो किसी को? ओके, हम अजी बोलते हैं ना, अजी की टीसी लाने, टीसी आपको पता है ना। ओके, लिविंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। अजी की टीसी लाने मैं स्कूल जा रहा हूं, अजी की टीसी लाने मैं स्कूल जा रहा हूं। इस ट्रिक्स के साथ में आप इसे बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, याद में रख सकते हो। ठीक है,
अब मैं यह बेसिक होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यह वर्ड्स बार बार आता है, और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं कंसेप्ट क्लियर करवा के बता रहा, ठीक है ना। हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसे कहते हैं, जो एडेनाइन होता है वो थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ओके, एडेनाइन थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एडेनाइन किसे अट्रैक्ट करता है, थायमिन को अट्रैक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, या फिर इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं आर, टी किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। बात समझ में। और इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ये है। उसके साथ साथ जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी। जी कभी भी ए के साथ में बेस पेयरिंग नहीं बनाएगा, पेयर फॉर्म नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसके हाथ में बॉन्ड नहीं बनेगा ए के साथ में। कौन, जी, याद में रखना, ठीक है ना। जी ओनली सी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, या तो फिर हम इसे बोल सकते हैं सी जी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यह बातें एक ही है ना, जी सी लिखो या सी जी लिखो, बातें एक ही है, ठीक है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में यही पढ़ना, ये टी के साथ में पेयर करता है, जी सी के साथ में पेयर करता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड्स आपको बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा के दूंगा, न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं, डीएनए हमें जैसा पता है कि डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बट व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसको मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा के दूंगा। ओके, न्यूक्लियोटाइड यह 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर, फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस से मिलके न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। यह 3 कंपोनेंट से मिलके, फॉस्फेट पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलके हमारा क्या बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, ATGCU, हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोटाइड को ATGCU से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपको याद में रखना है, खाली एडेनाइन नहीं है, उसके साथ साथ फॉस्फेट भी है प्लस पेंटोज शुगर भी है। टी के साथ में भी फॉस्फेट भी है, पेंटोज शुगर भी है। तो यह कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने वाला हूं, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के पहले थोड़ा डीएनए के बारे में जानकारी रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं डीएनए के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, सेल के अंदर में डीएनए होता है, याद में रखना है, सेल के अंदर में डीएनए होता है ना, सेल के अंदर में डीएनए होता है। बट डीएनए सेल के अंदर में डीएनए होता है सर, बट किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है। अब मैं यह टॉपिक मैंने आपको क्यों बताया, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है, आगे चल के डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एमआरएनए बोलते, टीआरएनए बोलते, आरआरएनए बोलते। आरएनए के फिर से कुछ टाइप होते, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है ना। तो डीएनए से आरएनए बनना, बस इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं, यही प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना। यह कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या होता है, आरएनए से एमआरएनए से आरएनए की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एक से ज्यादा प्रोटीन मिलके एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, याद में रखना। एंजाइम, प्रोटीन एंड एंजाइम एक ही बात है, ठीक है ना, प्रोटीन एंजाइम एक ही बात है। बट क्या है, एंजाइम एक से ज्यादा प्रोटीन मिलके, मीन्स एक से ज्यादा प्रोटीन कंबाइन होते हैं एंड एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है, एंड एंजाइम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सर एंजाइम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मीन्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, फैट होता है, और भी हम जो फूड मटेरियल खाते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। यह एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट होता है, सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है, एंड फाइनली क्या करता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गन्स में आई का फॉर्मेशन करता है, नोज का फॉर्मेशन करता है, ईयर का फॉर्मेशन करता है, नेक का, यार एंड हम बोल सकते हैं कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, कौन, एंजाइम, ठीक है। तो इस वे से हमें
याद में रखना है। और ये जो बातें हैं आपके बुक में नहीं दी गई है, बट आपको इसको बहुत अच्छे से याद में रखना है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, ये स्क्रीनशॉट इसलिए लेने के लिए बोला क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह समझे बिना हम आगे की बातें क्लियर नहीं कर सकते। तो हमें एक्चुअली समझा क्या, इस डीएनए से फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बीच में और भी प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, बट हमें क्या समझा, डीएनए से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमें याद में रखना है कि डीएनए से हमारे सेल्स में डीएनए होते हैं और उसी डीएनए से कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो यह बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा के दे चुका। चलो, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे हमें पता है न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, ठीक है। डीएनए का स्टैंड कैसे बनता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो डीएनए का स्टैंड कैसे बनता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में सीक्वेंस बनाते हैं एंड सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें क्लियर है? डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बनता है? इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्ट्रैंड, डीएनए का पहला स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का पहला स्ट्रैंड बनता है। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एडेनाइन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, जो भी होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली होता क्या है, यह एडेनाइन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री को अट्रैक्ट करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टी होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? टी होता है। मींस यह दूसरे न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये किसे अट्रैक्ट करेगा? टी को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी वजह से टी जो है, टी किसको अट्रैक्ट करेगा? ए को अट्रैक्ट करेगा। टी किसे अट्रैक्ट करेगा? ए को अट्रैक्ट करेगा। जी किसे अट्रैक्ट करेगा? सी को अट्रैक्ट करेगा। सी को अट्रैक्ट करने के बाद में उसके साथ में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ एक बात याद में रखना है, यह टी के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जी जो होता है सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड्स है, इसलिए हम इसे ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। तो इस वजह से यह जो न्यूक्लियोटाइड का पहला स्टैंड होता है, वह स्टैंड दूसरा स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। कैसे दूसरे स्टैंड का फॉर्मेशन करता है? क्योंकि यह रहने की वजह से वो टी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। टी ए को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ साथ जी सी को अट्रैक्ट करता है। और साथों साथ यहाँ सेकंड स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से उसके अनदर साइड्स या फिर हम बोल सकते हैं उसके अपोजिट साइड्स में न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। सी किसके साथ करेगा? जी के साथ में बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से यह फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया और यह सेकंड स्ट्रैंड हो गया और सेकंड स्ट्रैंड हो गया, ओके। तो इस वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज अ सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, यह क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और इस वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए थे। मैंने एक्चुअली बेसिक आपको बताया कि कैसे न्यूक्लियोटाइड से एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्ट्रैंड बनने के बाद में सेकंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? ये टी को अट्रैक्ट करेगा, टी ए को, जी सी को, सी जी को एंड टी ए को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यह जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, इसे हम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसे अच्छे से याद में रखना, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये अब एक्चुअली क्या है? डीएनए है। डीएनए में यह न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसे ही हम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यह बातें हमारे को बहुत अच्छे से याद में रखना है, ओके। जब हम एमआरएनए की बात करते हैं तो एक्चुअली एमआरएनए के साथ में होता क्या है? एक्चुअली एमआरएनए के साथ में क्या होता है? यह जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है। और जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है या फिर एमआरएनए टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है,
डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड बनता है, डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बनता है, एंड उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? मीन्स डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए बनना, उस प्रोसेस डीएनए से एमआरएनए बनना या फिर अदर आरएनए बनना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। ओके, और आपको याद में रखना है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है एंड एमआरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। प्रोटीन जो होता है एक से ज्यादा अमीनो एसिड मिलके बना हुआ होता है। याद में रखना है आपको, प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। प्रोटीन एक से ज्यादा अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो यह बातें हमारी क्लियर है, यहाँ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। और आपको याद में रखना है जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो डीएनए का वन स्ट्रैंड, डीएनए का दो स्ट्रैंड है ना डीएनए में, तो डीएनए में दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है किसका फॉर्मेशन के लिए? आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। आरएनए के फॉर्मेशन के लिए ओनली वन स्ट्रैंड क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है डीएनए का। आपको यह बातें याद में रखना है, ठीक है ना। तो चलो अब हम आगे के क्लास में डिटेली डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को, उसके साथ साथ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को। थैंक यू वेरी मच।